हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम कुछ विशेष और नई चर्चा करने वाले हैं। मैं एसवी सिंह आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ है डॉक्टर हेमलता मैम। क्या कहना चाहेंगे मैम इस विशेष अवसर पर? आज हम क्या विशेष लेकर आए हैं? आज सर सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। एंड आज हम लेकर आए हैं एग्जामिनेशन फियर पर एक छोटी सी चर्चा, क्योंकि अभी सर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बच्चों में बहुत डर सा बैठ गया है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बहुत टाइम से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और अभी अचानक से सब कुछ ऑफलाइन हो गया है। तो वो जो डर है वो इतना हावी हो रहा है कि उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। तो उसी पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि बच्चों के डर को निकाल सकें। बिल्कुल, न सिर्फ बातचीत करेंगे बल्कि आपको गाइड भी करेंगे। ठीक है, यदि आपको पढ़ाई करते समय टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हो, इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप ऑफलाइन एग्जाम फेस करने वाले बोर्ड के, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, किस तरीके से फेस करना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम का फियर दूर रखना है। ठीक है, किस तरीके से पूरे दिन को शेड्यूल करना है, मैनेज करना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हैं आपकी, अधिक से अधिक समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। इस प्रकार के सेशंस वीकली बेसिस पर हम लोग आपके सामने लेकर आते रहेंगे। श्योर सर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। अमेजिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो समस्या है जो लगभग हजारों बच्चों ने कमेंट किया है, हजारों बार किया है कि सर इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। तो आज की बर्निंग समस्या है। पहला क्वेश्चन ये है, कोविड के बाद ऑफलाइन एग्जाम के डर को कैसे दूर करें? बहुत ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये बच्चों का, कि कोरोना के बाद अचानक से जो सब कुछ ऑफलाइन हुआ है तो एक बहुत खतरनाक सा डर बैठ गया है कि हम कैसे एग्ज़ाम दें, क्योंकि एक कंफर्ट जोन बन गया था सर बच्चों का, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। एंड नाउ अचानक से ऑफलाइन होना मतलब उस कंफर्ट से बाहर आना। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब हम एक कंफर्ट में होते हैं और हमें कोई नई चीज़ करने के लिए दी जाती है, कोई नया काम करने के लिए दिया जाता है, और जब एक स्टेप हम नया आगे बढ़ाते हैं किसी काम के लिए तो हमें डर लगता है। अगर वो डर नॉर्मल है कि लाइक ठीक है हम मैनेज कर लेंगे उस डर को, हम पढ़ाई करेंगे तो इससे बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, हम पर हावी हो रहा है, जिससे हमारा डेली रूटीन गड़बड़ा रहा है, जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो बस एग्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए, कैसे भी करके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर मुझे ना देने पड़े, तो सोचने का विषय है। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, अपने टीचर से बात करें, अपने मेंटोर से बात करें। और अगर आपको लग रहा है इन सब चीज़ों से भी मैं इस डर से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा डर है जो एग्ज़ाम का एक फियर होता है, तब तो सर मैं बोलूँगी कि वो बहुत नॉर्मल और वो पॉजिटिव है। करेक्ट। क्योंकि अगर हमें थोड़ा डर है दैट मीन्स हम उस काम को लेकर अवेयर हैं। बिल्कुल। तो वो डर तो होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर जो डर हैं वो अपने ऊपर हावी ना होने दें और ट्राई करें कि थोड़ा सा हेल्दी अपना रूटीन बनाएं, अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। बेसिकली सर डर कब होता है? जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है। हमने ऐसा तो है नहीं सर कि लाइक एग्ज़ाम नहीं होते हैं और अचानक हो रहे हैं। करेक्ट। हमेशा एंड ऑफ ईयर में एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम प्रिपेयर तो कहीं ना कहीं होते हैं मेंटली कि एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी नहीं करते हैं, तो ये डर हम पर हावी होता है। बिल्कुल। तो एक जो चीज़ और मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि क्लास का अगर टॉपर भी होगा ना, तो भी उसे एग्ज़ाम को लेके थोड़ा डर तो होगा कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से आएगा या नहीं, या मैंने जो टॉपिक छोड़ दिए अगर उसमें से आ गया तो मैं क्या करूँगा। करेक्ट। तो ये बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है आपको। आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ के जाएं। एटलीस्ट उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें अपना 100% दे पाएँ। तो आपको कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ऑटोमेटिकली ये डर गायब हो जाएगा और एक जो जनरल डर होता है वो रहेगा, और वो होना भी चाहिए बिकॉज वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सही कहा मैम आपने। स्टूडेंट्स, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, जो एग्ज़ाम में आने वाला है उस पर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम का थोड़ा सा डर तो रखिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं। जब आपने मेहनत की है, लगन से पढ़ाई की है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये सिंपल सा एक एग्ज़ाम है, इट्स नॉट होल लाइफ कि भाई हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा डर रखें, इससे ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो टिप्स मैम ने दी हैं वो आपको फॉलो करनी है। और सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी
कि आप बच्चों को प्रेशराइज मत करो कि एग्ज़ाम है, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम फेल हो जाओगे। आप उनकी मेंटालिटी को भी समझो कि इतने टाइम के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, उनके लिए भी एक फिर से नया कुछ हो रहा है, तो आप उनको मेंटली प्रिपेयर करो और आप अपना सपोर्ट दो कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अच्छा नहीं भी कर पाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल एक्चुअली सर, पेरेंट्स अगर इतना बोल देना तो बच्चों के लिए काफ़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बोले कम ऑन यू कैन डू इट, शाबाश sir, बेटा, बिल्कुल। तो बेटा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, बेटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो बिल्कुल पेरेंट्स को भी पॉजिटिव रहना है और बच्चों को भी पॉजिटिव रहना है, और पेरेंट्स को निश्चित रूप से बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा कि 100% गलती बच्चों की भी नहीं है, ये टाइम की कमी है, कोविड रहा तो रहा, उसमें बिल्कुल कोई सर। कुछ नहीं कर सकता है। तो आराम से पढ़ाई करें, पेरेंट्स सपोर्ट करते रहें बच्चों को, तो अब एग्जाम का डर ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, बिंदास होकर पढ़ाई करें। चलिए, इस डर की बात तो हो गई, अब डर आगे नहीं रहेगा। अक्सर सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों को पूछा जाता है कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं, उस टाइम टेबल में किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को इंक्लूड करें। तो यह भी एक एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आने वाला टाइम एग्जाम का है और ये परफेक्ट टाइम है एक शानदार टाइम टेबल बनाने का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं जी तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जनरली बच्चों द्वारा ये पूछा जाता है कि मैम बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है या कैसे बनाएं, और अगर बना दिया तो कैसे फॉलो करें, नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली बेस्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, जो आपने बनाया और फॉलो कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट हो बेस्ट बन जाता है। जाता है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि टाइम टेबल, मुझे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बना के दो, तो अगर पर्सनली कोई बच्चा मेरे सामने है तो इट्स ओके, मैं बना के दे भी सकती हूँ। अब सब बच्चों का अपना एक स्केड्यूल होता है, तो आप अपने स्केड्यूल के, अपने होल डे के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल टाइमिंग क्या है, आपका कोचिंग टाइमिंग क्या है, आपका ऑनलाइन क्लासेस का क्या टाइमिंग है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी इंक्लूड करनी है। बिकॉज आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और सेटिस्फैक्शन भी हमें खुद से पढ़ने के बाद ही होता है, और स्टडी में सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पढ़ा। एंड देन जब आप पढ़ते हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके कुछ की पॉइंट्स बनाओ, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाओ, कुछ डायग्राम्स बनाओ, ताकि जैसे एग्जाम में कम टाइम है तो बेस्ट टाइम टेबल यही हुआ कि आप उसका रिवीजन कब कर पाते हो। बिल्कुल। तो एक तो सर ये बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि जब एग्जाम में कम टाइम है और अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करो कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, यानी कि मैं किस सब्जेक्ट को कम टाइम दूंगा तो भी स्कोर कर लूंगा। करेक्ट। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए टफ है, वो हर बच्चे को पता होता है। बिल्कुल। तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और उस सब्जेक्ट को कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ना है जो सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे से बता सकता है। तो उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और है कि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है। बिल्कुल। मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ना पड़ेगा, आपको उसे पढ़ना और रटना नहीं पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, पेन घिसना पड़ेगा। हिंदी है, एसएसटी है, उसे अधिक रीडिंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पेन ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं सब्जेक्ट के वो बहुत काम आते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, आपने बनाए भी होंगे, नहीं बनाए तो अभी बनाइए, टाइम है। मान लीजिए किसी एग्जाम से पहले 2 दिन का गैप है तो उसमें पूरा सिलेबस तो आप पढ़ नहीं सकते हो। हाँ जी उसमें सर, नोट्स ही बिल्कुल। काम आते हैं बिल्कुल। जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जिससे अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। टाइम टेबल में किस तरीके से हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में अक्सर क्या होता है, मैं अपने 10th और 12th की बात करूं, आई फॉरगेट एवरीथिंग, सारी चीज़ों को साइड में रख के फिर हम लोग बस खाना पीना भी भूल जाते थे। तो बैलेंस डाइट का भी ख्याल रखना होता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, तो वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए इनको? बेसिकली सर क्या होता है, जब एग्ज़ाम नियर होता है ना, जैसे बच्चों ने पहले से पढ़ाई अगर नहीं की है तो क्या करते हैं, उनका फोकस होता है कि हम बस अब सभी पढ़ डालें सब कुछ, ताकि क्या है ना हम स्कोर कर पाएँ। बेसिकली एक जो आउटपुट यही होता है, फाइनल जो रिजल्ट होता है कि बस हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। करेक्ट। तो क्या होता है, उस चक्कर में बच्चे टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और होता ये है कि एग्ज़ाम टाइम पे बीमार हो जाते हैं। तो अब जो हमने इतनी मेहनत की है वो एग्जाम में काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम बीमार हो गए। तो अब हमें क्या करना है, ढंग से अच्छे से खाना खाना है, प्रॉपर फूड लेना है, एंड देन उसके साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज से क्या होता है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि एक सच है कि होल डे कोई भी नहीं पढ़ सकता है, तो आप एक ब्रेक ले लेके पढ़ें और थोड़ा सा गेम्स, थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना,
ये गलत नहीं है, एग्जाम टाइमिंग में भी आप ऐसा करें। इवन फैमिली भी इसमें थोड़ी बच्चों की हेल्प करे, हर वक्त ना बोले कि आप खेलें ना, आप टीवी ना देखें। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद अगर 1 घंटा एंजॉय कर रहा है तो उसे करने दें, वो ज़रूरी है उसके माइंड के लिए। उसे भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि उसके बाद जब वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करे तो वो बहुत फ्रेश होगी, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से माइंड में सेट होगी। तो आप बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फैमिली मेंबर, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ाई की धुन में रहते हैं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो ये मान लीजिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा हर समय पढ़ने से। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लीजिए, टीवी भी देखिए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, जैसा कि मैम ने कहा फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, और पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए। मौज मस्ती, पढ़ाई के समय पढ़ाई, बिल्कुल सर, तब बहुत जाके आप ज़रूरी है। अच्छा स्कोर कर पाओगे, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी आपका टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है, खेल के समय खेल करना है, टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस में आओगे, बीमार हो जाओगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। एक और बर्निंग प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं, जो आज के टाइम में बहुत बहुत बर्निंग बन चुकी है। जैसा कि मैं पता है 2 साल से कोविड था, तो बच्चे घर पर रहे हैं और मोबाइल का उन्हें काफ़ी आदत पड़ चुकी है, दे बिकम हैबिचुअल। तो वो वीडियो गेम्स खेलना या सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना। तो मोबाइल से एग्जाम टाइम में कैसे दूरी बनाएं? एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जहाँ बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, एक चीज़ यहाँ पर याद आ रही है मुझे। 6 to 12 के जितने भी बच्चे हैं और एकेडमिक सेशन 2023 के लिए, राइट, यानी कि 22-23 के लिए, अगले सेशन के लिए उत्कर्ष ऐप के अंदर कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। यह मैं सूचना देना चाहूँगा, इससे याद आ गया मुझे। ठीक है, तो यदि उन कोर्सेज को आप लेते हो अगले सेशन के लिए, बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ, बेस्ट एडुकेटर्स के साथ ये कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं और निश्चित रूप से आप अपनी क्लास में एक विशेष प्रकार की पर्सनैलिटी बन के निकलते हो। तो इन कोर्सेज को आज उत्कर्ष ऐप में जाके एनरोल कर लीजिए, एडवांस में ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन स्टडी के लिए यदि आप मोबाइल यूज करते हो तो वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, टाइम वेस्ट करने के लिए मोबाइल यूज करते हो तो गड़बड़ है। तो किस तरीके से एग्जाम टाइम में विद्यार्थी अपने आप को रोके, मोबाइल से दूरी बनाए, इसका क्या सोल्यूशन है? सर, मोबाइल से अगर दूरी की बात है तो अगर पॉजिटिव, जैसे आपने बताया कि अगर वो स्टडी कर रहा है, स्टडी मटेरियल देख रहा है, तो वो बहुत पॉजिटिव वे में हम उसे ले सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि मैं स्टडी के अलावा, एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्टडी के अलावा मैं कितना मोबाइल यूज़ कर, ये बच्चा खुद एनालाइज करे कि होल डे में मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को कितना टाइम दे रहा हूँ, गेम्स, मोबाइल गेम्स को कितना टाइम दे रहा हूँ, एंड देन उसका एक आउटपुट सोच सकता है बच्चा कि अगर मैं गेम्स खेल रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या, मतलब गेम्स खेलने के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर बच्चे देख लें तो उन्हें शायद खुद ही समझ आ जाएगा कि गेम्स का तो कुछ भी रिजल्ट आना नहीं है। बिल्कुल, मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में? स्टडी करने से हमें फ़ायदा होगा डेफिनेटली, हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे और यही स्टडी हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी। मे बी आप जो भी बनना चाहो, आपका जो भी ड्रीम है वो उससे रिलेटेड होगी, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन गेम्स खेलने से क्या होगा? तो आप सबसे पहले तो सोचिए कि कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं गेम्स खेल रहा हूँ या मोबाइल पे कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसका आउटपुट क्या है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। फिर प्रायोरिटी डिसाइड करें कि मैंने मेरी प्रायोरिटी एज ए स्टूडेंट क्या है। एज ए स्टूडेंट किसी भी बच्चे की प्रायोरिटी क्या होगा? स्टडी करना। बिल्कुल। तो अगर आपने वो फुलफिल कर लिया है, होल डे में आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद अगर अपना टाइम स्पेंड करें, देन इट्स ओके, करेक्ट, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतने शार्प माइंडेड हैं, ये चीज़ें कर पा रहे हैं और फिर आप टाइम दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मोबाइल की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपको फिर प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीज़ों। बिल्कुल। तो बस इस तरीके से कुल मिलाकर सर हमें खुद को कंट्रोल करना होता है। करेक्ट, हमें खुद को सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, वो बहुत जरूरी है और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत बहुत जरूरी है आज के टाइम में देखा जाए तो आपके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसानदेह है, ये आपको खुद सोचना है। यानी कि अपकमिंग रिजल्ट्स देखने हैं। ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलोगे, मोबाइल पर आप लगे रहोगे तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, ये आपको पहले इमेजिन कर लेना है। ठीक है, आंखों में दिक्कत आएगी, चश्मे लग जाएंगे, आगे प्रॉब्लम आने वाली है। और यदि आप कंट्रोल करके पढ़ाई पर फोकस करो, सिर्फ पढ़ने के लिए मोबाइल यूज़ करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे, तो उससे आपका एकेडमिक्स इंप्रूव होगा, आपको नॉलेज मिलेगी और अच्छा एक स्वर्णिम भविष्य
का आप अपने का निर्माण कर पाओगे। तो बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी टिप्स यहाँ पे दी गई हैं कि आपको भविष्य देखना है, ये करने से होगा क्या, परिणाम क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो इसके लिए विशेष आपको ध्यान देना है। कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं, आप सभी मैच्योर हैं, समझदार बच्चे हैं, और बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये काफ़ी एक और इम्पॉर्टेंट समस्या है कि पढ़ते वक्त बच्चों को नींद काफ़ी आती है, और इस पर आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जी सर, जिस पर 1 मिलियन, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, थैंक यू सो मच। 1 मिलियन क्रॉस कर गया और उसमें अच्छा आपने सोल्यूशन दिया है। तो वो हम चाहेंगे यहाँ भी बच्चों को सोल्यूशन दिया जाए। पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है, और पढ़ाई करते वक्त इसे कैसे मैनेज करें, कैसे अवॉइड करें, क्या करना सर, अगर चाहिए? नींद की मैं बात करूं तो ब्रेन और नींद का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जैसे ब्रेन एक अच्छा, मशीन यहाँ है। पे थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, मतलब नींद आना अच्छी बात है। हाँ सर, नींद क्योंकि आना तो नींद बहुत ना अच्छी आना बात है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब नींद आती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते वक्त नींद आती है, ये खराब बात, बिल्कुल, ये गलत है। और सच है सर, नींद ना हाँ। आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट, तो अगर किसी को अच्छी नींद आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन एक्सेसिव भी सर, कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्ज्यते, बिल्कुल। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, और बिल्कुल सही कहा है किसी जी। ने कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। करेक्ट। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि बुक्स जैसे खोली है हमने, हम पढ़ने बैठे हैं और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। Correct. अगर हमें नहीं भी आ रही होगी, लेकिन हमने किताबें खोल ली और हमें नींद, जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि अच्छा नींद नहीं आती है, ठीक है तुम ऐसा करो, पढ़ाई कर लिया करो रात को सोते वक्त, ऑटोमेटिकली तुम्हें नींद आ जाएगी। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। तो अब मैं बच्चों को यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर नींद की बात है तो आपको सिंपली अपना जो एनवायरनमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग्स को बदलना पड़ेगा। कैसे? एक तो साफ सुथरी जगह पे पढ़ें सर, ऐसा बहुत मैशी सा सारी चीज़ें होती तो वहाँ ऑब्वियस है कि नींद आएगी। बिल्कुल। तो थोड़ा क्लीन होना चाहिए आसपास की जगह। जिस जगह पे आप सोते हैं एटलीस्ट वहाँ पे पढ़ाई ना करें, एंड टेबल चेयर अगर पॉसिबल हो तो उस पर पढ़ें, और अगर नहीं पॉसिबल है उस पर तो आप ठीक है नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ें, चलेगा, लेकिन बेड पे ना बैठें, सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड सेकंड, अगर किसी रूम में कोई सो रहा है तो वहाँ तो बिल्कुल ना पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है तो उन पर्सन को तो एटलीस्ट वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पहले से कोई सो रहा है। एंड एक और चीज़, आप ये डिसाइड करें कि मेरे ये टास्क हैं, खुद को छोटे छोटे टास्क दे दे कि मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है रात को सोने से पहले, एंड मुझे इसका रिवीजन करना है, या रात को सोते वक्त मुझे शॉर्ट नोट्स इसके रिवाइज करके सोने हैं। तो छोटे छोटे टास्क दें, उसे कंप्लीट करें। इससे भी थोड़ा सा रहता है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे कंप्लीट करके सोना है। करेक्ट। सेकंड, आप थोड़ा एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, 2 चीज़ें इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि ये भी आपको हेल्प करती है, नींद से बचाती हैं। करेक्ट। क्योंकि सर अगर जैसे मैं बात करूँ कि अगर हम बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो ऑब्वियस है हमें थोड़ा लेजीनेस भी फील होगा और हमें नींद भी आएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप 3 टाइम या 2 टाइम खाते हैं डेली, तो अभी एग्जामिनेशन टाइमिंग में आप इसको 5 to 6 टाइम में कन्वर्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा खाएं और पानी का इंटेक प्रॉपर लें, क्योंकि हम प्रॉपर पानी लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा, हम लोग हाइड्रेट रहते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। करेक्ट। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लाइटिंग प्रॉपर रखें, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपर फ़ोन का और अपना भी पोस्चर थोड़ा ढंग से रखें, फ़ोन को अपने सामने सही से रखें। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप बहुत ऐसे लेजी से बैठ के पढ़ाई ना करें, अच्छे से पोस्चर में पढ़ाई करें। और अगर आपको लग रहा है फिर भी नींद आ रही है तो फिर आप ग्रुप में डिस्कशन करते हुए पढ़ाई करें, तो आपको याद भी हो जाएगा। और जिस जगह पे आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे अब पढ़ना नहीं होगा, मुझे नींद ही आएगी, वो जगह आप चेंज कर लें। बिल्कुल। जगह चेंज करके भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक जगह पे कंटिन्यू पढ़ते हुए नींद आती है तो जगह चेंज करें, थोड़ी देर गार्डन एरिया में पढ़ाई कर लें, थोड़ी देर छत पे पढ़ाई कर लें, थोड़ी देर किसी फ्रेंड के साथ जाके डिस्कस कर लें, या और फिर भी हो रहा है तो आप, अच्छा है कि सो जाएं। अगर फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप 2 से 3 घंटे की अच्छे से नींद ले लें और फिर उठ के अच्छे से पढ़ाई कर लें। बिल्कुल, बहुत शानदार टिप्स दी गई हैं। यदि पढ़ते वक्त आपको नींद आती है तो सबसे पहले बिस्तर पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पैर आगे जाता है, फिर दोनों हाथ पीछे जाते हैं और गए काम से। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। चेयर पर बैठे, टेबल का यूज़ करें, जो एक्चुअल पोस्चर होता है उसका यूज़ करें और तब आप पढ़ाई करें। इसमें दिन में जो सो जाते हैं बच्चे, जो मैंने देखा अक्सर दिन में सो जाते हैं फिर रात रात तक पढ़ाई करते हैं, आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे लगता है बायोलॉजिकली भी शरीर पे इसका असर पड़ता होगा, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई गई है, तो रात को तो पढ़ते हैं वो और दिन में खर्राटे मारते हैं। तो
इस चीज को कैसे थोड़ा सा मैनेज करें बच्चे, मतलब आपके अकॉर्डिंग दिन में पढ़ना वो ठीक है या देर रात जाग जाग के पढ़ना वो ठीक है? सर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा एक माइंडसेट होता है। कुछ बच्चों को लेट नाइट पढ़ना बेटर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उस वक्त हमें थोड़ा पीस और साइलेंस फील होता है और उस टाइम पे हमको बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है चीज़ें। और कुछ बच्चों को लगता है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग 3, 4, 5 AM उठते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम पे याद रहता है, जो हम भूलते नहीं हैं होल ईयर या होल लाइफ। तो सर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ना चाहिए। और ये और मैं बच्चों को यहाँ बोल देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में, वैसे तो सर बेस्ट होता है अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो एक बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है उस पर अगर आप प्रॉपर चलते हो तो वो बहुत बेस्ट होता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्स में ये पैटर्न ना बदलें, आप नेक्स्ट सेशन से बदल लें। बिल्कुल, एग्जाम में जो फ्लो चल रहा है उसी में चलें, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है, हमें अगर अभी रात को लर्न हो रहा है ना तो रात को ही होगा। आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं अब मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और रात को सो रहे हैं और सुबह उठ के आप ट्राई कर रहे हो और आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे, फिर आपको उस टाइम पे भी नींद आएगी। तो बेटर है कि अभी एग्जाम नियर है, आप नाइट में ही पढ़ाई करें। तो अभी ना बदले, बिल्कुल जिस समय पढ़ना उचित लगता हो, जिस समय मन लगता हो उस समय पढ़ें जरूर, क्योंकि एग्जाम पास है, नजदीक है बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़े। और वैसे देखा जाए तो मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा रहता है, फिट एंड फाइन रहता है इंसान, अच्छी बात है। एक प्रॉब्लम और है कि जब विद्यार्थी पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, कहीं मेरे कम मार्क्स रह गए तो सोसाइटी क्या कहेगी, मम्मी डैडी क्या कहेंगे, क्या होगा, ये परसेंटेज नहीं आई तो क्या होगा। तो पढ़ते समय एक विद्यार्थी किस तरीके से इन नेगेटिव थॉट्स से दूर रहे, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बेसिकली सर होता क्या है, बचपन से हमें जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो इसी टाइप का होता है कि हमारा ब्रेन ना नेगेटिव थॉट्स पे ही फंक्शनिंग करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या बोला जाता है, तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। ये नहीं बोला जाता कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो तुम पास हो जाओगे। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इतना नेगेटिव बन चुका है, अब उसे हमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इन पॉजिटिव वे। कैसे कि अगर हमारे सराउंडिंग में से किसी ने कुछ नेगेटिव बोला तो आप खुद उसे पॉजिटिव वे में अपने माइंड को कंट्रोल करके कन्वर्ट कर दो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी चीज़। अब करना क्या है, नेगेटिव थॉट्स आते क्या हैं एक स्टूडेंट को, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैंने ये चैप्टर्स छोड़ दिए हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ गए तो मैं क्या करूँगा, या फिर मैंने जो पढ़ा है उसमें से नहीं मुझे उस टाइम पे याद रहता है तो मैं क्या करूँगा। तो देखो ये सबके साथ है, अगर हम अच्छे से पढ़ के भी जा रहे हैं तो भी ये कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे, तो इन्हें तो अवॉइड ही करें। ये सबके साथ है, इन्हें अवॉइड करें। अब करना क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि बच्चों की लाइफ में मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, बहुत सारे टाइप्स हैं मेडिटेशन के। आप आंखें बंद करके फोकस कर सकते हो, आप हार्ट पे फोकस कर सकते हो, आप यहाँ इस एरिया में आंखें बंद करके फोकस कर सकते हो, काफ़ी देर बैठ सकते हो, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ये भी एक मेडिटेशन का ही टाइप है। तो इनसे आप नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। दूसरा सर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे हर स्टूडेंट अपने साथ। जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको आप कन्वर्ट कर दें, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर मेरे क्यों एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपका भविष्य आपके वर्तमान पर डिपेंड करता है। भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान पर फोकस करें, अपना कर्म करें, 100% पढ़ाई करें, तो नेगेटिव थॉट्स आधे तो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। मैं फेल होऊंगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स कम आएंगे, इस सब्जेक्ट में कमजोर रह गया तो आगे रिजल्ट नहीं आने वाला अच्छा। उन चीज़ों को साइड में रख दीजिए, आप वर्तमान पर फोकस कीजिए, जस्ट डू योर वर्क। आपको अपना कर्म करना है, वो आपका कर्म है, पढ़ाई करना है इस समय। तो आधे नेगेटिव थॉट्स अपने आप यहाँ पर जा चुके होंगे। बोर्ड एग्जाम के समय पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट को अपना कंसंट्रेशन लेवल किस तरीके से अच्छा रखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मेमोराइज कर पाए, एग्जाम में अच्छा वो प्रेजेंट कर पाए नोटबुक के अंदर। तो कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं? उसके लिए सर कुछ एक्सरसाइज होती है, तो आप कुछ एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स नियर हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं अभी कौन एक्सरसाइज करेगा, तो आप एक हेल्दी और नॉर्मल
तरीका बताती हूँ कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। आप ऐसा करें कि आप सुबह 15 से 20 मिनट की वॉक करें। ये बहुत इजी होता है सर किसी के लिए भी, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज की, कोई योगा की फॉर्म नहीं है। आप 15 से 20 मिनट ट्राई करें कि आप वॉक कर पाएँ, एंड देन आने के बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ स्ट्रेचिंग कर लें। बिल्कुल। एंड देन आप 30 मिनट का रिवीजन कर लें जो आपने कल पढ़ा है। करेक्ट। तो आपका डेली रिवीजन भी हो जाएगा, एंड ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हो जाएगा, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा, और आपको अच्छा भी फील होगा कि अच्छा मैंने रिवाइज भी कर लिया है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मेडिटेशन है, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको, क्योंकि सर वॉक करना इट्स वेरी नॉर्मल, करेक्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। तो आप ये कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करें तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन, इन सबको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, क्योंकि वो आपको एक हेल्दी स्टडी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। करेक्ट। तो ये ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो एक्चुअली। तो बिना डर के इस तरीके से आप पढ़ें तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, बिल्कुल सर। और इसमें दोनों चीज़ आती हैं, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। एग्जाम में आपको फिजिकली भी फिट रहना है और दिमाग से तो फिट रहना ही रहना है। जिसकी बात की है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप जैसा कहा कि एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, अंदर से हैप्पी रह सकते हो। कहते हैं ना, अंदर से फिट ऊपर से हिट, एक्टिव एंड हैप्पी, तब आप अच्छा जीवन जी पाओगे, अच्छा एग्जाम दे पाओगे। तो इस सेशन में हमने काफ़ी अहम मुद्दे उठाए हैं बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें हमने टाइम टेबल की बात की है, पढ़ते समय नींद आना, इसकी बात की किस तरीके से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, कंसंट्रेशन आप किस तरीके से अपने छिड़क सकते हो, इसकी हम लोगों ने बात कर दी है। एग्जाम टाइम में किस किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाने जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम टाइम में, आपको बहुत काम आते हैं। हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर देखने हैं, एग्जाम का ब्लूप्रिंट जरूर चेक करना है, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। इसी प्रकार के सेशंस हम लोग और भी आगे बच्चों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा, और आपकी आज की समस्याओं पर हमने जो समाधान आपको दिया, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम लोग उसे रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर जल्द ही नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि उत्कर्ष की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।